Hello friends, welcome to my YouTube channel विद्यार्थी साइट। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, अगर आप UGC नेट पेपर 2 सब्जेक्ट एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी साइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर नेट सिलेबस के जो मेजर टॉपिक्स हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बहुत शॉर्ट और कंसाइज लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी, जो कि आपको नेट क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैंने यूनिट 1 की सेक्शन ए और बी को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी क्लासेस देख सकते हैं, और अगर आपको ये क्लासेस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 के सी सेक्शन का सेकेंड टॉपिक, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। आज के कंटेंट में हम हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दरखाइम, रॉबर्ट मर्टन, टैलकट पार्सन और गैब्रियल आलमंड, इन सभी के कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। सबसे पहले तो हम इसी शब्द को समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये दो अप्रोच से मिलकर बना है। पहला स्ट्रक्चरलिज्म और दूसरा फंक्शनलिज्म, यानी किसी भी सोसाइटी का कैसा स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन क्या है, इन सब की स्टडी की जाती है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच में। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज़ अ सोशोलॉजिकल थियोरी दैट व्यू सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम और स्ट्रक्चर विद इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स दैट वर्क्स टुगेदर एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक सोशोलॉजिकल थियोरी है जिसमें कि सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहा गया है। इसमें सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसीलिए कहा है क्योंकि एक सोसाइटी में बहुत तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, और ये सभी इंस्टीट्यूशंस एक साथ काम करते हैं और ये सोसाइटी के सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, इट इज़ अ मैक्रो लेवल थियोरी। इट्स फोकस ऑन लार्ज स्केल लाइक इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में जो भी थियोरीज आएंगी ये सभी थियोरीज मैक्रो लेवल की थियोरीज हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को टारगेट नहीं करती हैं या किसी स्मॉल ग्रुप को टारगेट नहीं कर रही हैं। ये टारगेट करते हैं इंस्टीट्यूशंस को और सिस्टम को, जो कि किसी भी सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। इसीलिए जब हम किसी सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस या फिर सिस्टम की स्टडी करते हैं और इससे एक थियोरी ड्रॉ करते हैं तो ये थियोरी मैक्रो लेवल की थियोरी कही जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शन और इंटरडिपेंडेंस, इन तीनों को अलग से इलेबरेट किया है, जिससे कि आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी के अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है। अब ये एलिमेंट्स क्या क्या हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम, गवर्नमेंट ऑफिस, फैमिली या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इन सब से मिलकर एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसके बाद है फंक्शन। दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के इन सभी इंस्टीट्यूशंस का एक स्पेसिफिक गोल होता है जो कि अपना टारगेट पूरा करते हैं, और ये टारगेट पूरा करने के लिए ये एक दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद है इंटरडिपेंडेंस। ईच फंक्शन आर इंटरकनेक्टेड। इन सभी इंस्टीट्यूशंस के स्पेसिफिक गोल होते हैं, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशंस अपना काम ठीक से नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसके डिसफंक्शन से दूसरा इंस्टीट्यूशंस भी इफ़ेक्टेड हो जाता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो बच्चों का अच्छे से कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आगे चलकर वो अदर इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अगर कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होता है तो सोसाइटी में क्राइम बढ़ेगा, और अगर उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पर वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। यानी सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक इंस्टीट्यूशन डिसफंक्शन हो जाता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन भी ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाएगा। और अगर ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपना अपना गोल कंप्लीट करते हैं, अपना अपना फंक्शन अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया है जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सोसाइटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे समाज का हर व्यक्ति अगर समय पर सरकार को टैक्स पे करता है तो सरकार डेवलपमेंट पर फोकस कर सकती है।
जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पर इन्वेस्ट करना चाहती है तो इससे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बेहतर होंगे, टीचर्स की सैलरी टाइम से आएगी, बच्चों की स्कॉलरशिप टाइम से आएगी, तो ये एक सिस्टम अच्छे से रेगुलेट हो पाएगा, जिससे कि स्कूल और कॉलेजेस बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर पाएंगे, जिससे कि बच्चों को अच्छी जॉब्स ऑफ़र होंगी और इस जॉब्स से जो भी उनको इनकम मिलेगी, इसी इनकम से वो गवर्नमेंट को फिर से टैक्स पे कर पाएंगे। तो इसी तरीके से सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूशंस अपने फंक्शन को रेगुलेट करते हैं और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर एक इंस्टीट्यूशन अपना फंक्शन अच्छे से करता है तो उसका बेनिफिट दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी होता है, जिससे कि हमारी सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर मेंटेन होता है और सोसाइटी में एक रेगुलेशन बना रहता है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर को। इन्होंने सोसाइटी का कंपैरिजन ह्यूमन बॉडी से किया है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनी है, ठीक उसी तरीके से सोसाइटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशन से मिलकर के एक सोसाइटी या एक सिस्टम बना है। और अगर ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरे ऑर्गन को भी इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम ख़राब हो सकता है। ठीक उसी तरीके से ही सोसाइटी में अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं। इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशंस अगर ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित करते हैं, जिससे कि हमारी सोसाइटी में एक जो सिस्टम मेंटेन है उसका सोशल ऑर्डर बिगड़ सकता है। इसके बाद है इमाइल दर्कहाइम। इमाइल दर्कहाइम ने हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि सोसाइटी में भले ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हों और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट भी हैं। यानी किसी एक इंस्टीट्यूशन के ना होने से दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अगर सोसाइटी में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो वैल्यूज़ भी नहीं होंगे, और वैल्यूज़ के ना होने की वजह से हमारी सोसाइटी में क्राइम बढ़ सकता है। और इसी क्राइम को रोकने के लिए लॉ बनाए गए हैं, जैसे पुलिस स्टेशन, कोर्ट, तहसील। इमाइल दर्कहाइम ने सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहा है, और इन्होंने सोसाइटी को कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसीलिए कहा है क्योंकि सोसाइटी में भले ही अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हों और उनके अलग अलग फंक्शंस हों, लेकिन इनका जो गोल है वो एक ही गोल है, और वो है सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके सेकेंड पॉइंट में है दर्कहाइम इंटरेस्ट फॉर सोशल फैक्ट। दर्कहाइम ने सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें कि लॉ, मोरल वैल्यूज़, कल्चर, कस्टम, रिलीजियस बिलीव्स, इन सभी को सोशल फैक्ट कहा गया है। और दर्कहाइम ये कहते हैं कि ये सभी सोशल फैक्ट, इनका सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं होता है, इनके एक से ज़्यादा फंक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, और अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस के रूल्स को फॉलो नहीं करते हो या उसके अगेंस्ट जाते हो तो आपको पनिश किया जाता है। यानी दर्कहाइम का ये कहना है कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस का सिर्फ एक ही रोल नहीं होता है, उसके एक से ज़्यादा रोल हो सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम रॉबर्ट मर्टन के बारे में। रॉबर्ट मर्टन ने स्ट्रेन थियरी दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति एक सोशल प्रेशर की वजह से अपने गोल से डेविएंट हो जाता है। रॉबर्ट मर्टन की स्ट्रेन थियरी को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का इंटरेस्ट है आर्ट्स में, लेकिन वो सोशल प्रेशर में आकर के साइंस स्ट्रीम को चूज़ कर लेता है क्योंकि उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स या फिर उसके फ्रेंड्स उसको ये सजेस्ट करते हैं या फिर प्रेशराइज्ड करते हैं कि साइंस स्ट्रीम लेने से आगे फ्यूचर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसका जो जेन्युइन गोल था आर्ट्स स्ट्रीम लेने का, उससे वो डेविएंट हो जाता है, यानी भटक जाता है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई भी पर्सन अपनी फैमिली डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाता है तो वो प्रेशर में आ जाता है, जिससे कि वो अब अच्छे काम को छोड़कर बुरे काम करने लग जाता है, जिससे कि उसको डबल इनकम होती है और वो ये सोचता है कि इस इनकम के थ्रू वो अपनी फैमिलीज़ की डिमांड्स को पूरी कर सकता है। अब यहाँ से क्या होता है कि ये प्रेशर में आके वो गलत काम करने लग जाता है और अपने जेन्युइन गोल यानी जिस फील्ड में वो काम कर रहा था उससे वो डेविएंट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेन का मतलब ही है प्रेशर में आना या फिर तनाव में आना। रॉबर्ट मर्टन ये कहते हैं कि सोसाइटी का फंक्शन तब ख़राब होता है या तब बिगड़ता है जब लोग प्रेशर में आते हैं और इसकी वजह से वो क्राइम करना शुरू करते हैं, जिससे कि हमारे सोसाइटी का एक सोशल ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है और ये डिसफंक्शन की तरफ चला जाता है।
लेकिन रॉबर्ट मर्टन ये भी कहते हैं कि डेविएंस हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देगा, ऐसा नहीं है। डेविएंस कभी कभी हमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डेविएंस क्या है या डेविएंट बिहेवियर क्या है। जब हम सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम सोसाइटी के सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जब हम सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम सोसाइटी के नॉर्म से डेविएंट हो चुके हैं या हमारा जो बिहेवियर है वो डेविएंट हो चुका है। जो डेविएंस होता है या डेविएंट बिहेवियर, ये दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों ही केसेस में हम सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो ना करने से सोसाइटी को ही बेनिफिट होता है तो ये पॉजिटिव डेविएंट होता है, और जब सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो ना करने से सोसाइटी का कोई लॉस होता है तो इसे नेगेटिव डेविएंट कहेंगे। आई होप कि आपको स्ट्रेन थियरी समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रेन थियरी को अलग से मेंशन नहीं किया है, क्योंकि स्ट्रेन थियरी का जो कॉन्सेप्ट है ये सोशोलॉजी, मेन सब्जेक्ट जो सोशोलॉजी होता है उससे रिलेटेड है। और हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेन थियरी किसने दी है और इसका जो मेन रीज़न है या मेन प्रिंसिपल है वो क्या है। इसके बाद रॉबर्ट मर्टन ने सोसाइटी में दो तरीके के फंक्शन की बात की है। एक है मैनिफेस्ट फंक्शन, दूसरा है लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन को रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, यानी ऐसे फंक्शन जिनके परिणाम के बारे में हमें पहले से पता होता है। और दूसरा है लेटेंट फंक्शन, यानी अनरिकॉग्नाइज्ड कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे फंक्शन जिनका हमें परिणाम पता नहीं होता है। इसका मैंने एक डायग्राम भी दिया है और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी कोर्स में एनरोल होते हो तो आपको पूरा क्लियर होता है कि आपने 2 साल या 3 साल इस कोर्स को पूरा करना है और आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है इसमें, तो ये आपका जो सारा फंक्शन है ये मैनिफेस्ट फंक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ये आपको पहले से ही पता है। और लेटेंट फंक्शन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो चीज़ें आपको पता ही नहीं थी, वो चीज़ें अचानक होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में या कॉलेज में एनरोल हो गए हो और 2 या 3 महीने के बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे कि आपका पूरा जो है पढ़ाई का शेड्यूल ख़राब हो जाता है या आपका जो कोर्स है उसमें आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हो, तो ये लेटेंट फंक्शन है। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है डिसफंक्शन। रॉबर्ट मर्टन ने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को डिसफंक्शन कहा है, और ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अनइंटेंडेड होते हैं, यानी कि इनके बारे में हमें पहले से कुछ पता नहीं होता है, ये अचानक से होते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिसफंक्शन को समझाने से पहले आपको फंक्शन समझाती हूँ। फंक्शन और डिसफंक्शन, जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी आपको डिसफंक्शन समझ में आएगा। फंक्शन का मतलब होता है जब हम किसी पॉजिटिव इफ़ेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये फंक्शन में आता है, और जब हम किसी नेगेटिव इफ़ेक्ट की तरफ जाते हैं तो ये डिसफंक्शन में आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अगर आप छोटे शहर से हैं या गांव से हैं तो यहाँ पर आपका जो है कि जॉइंट फैमिली आपको एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देगी जो कि एक फंक्शन में काउंट किया जाएगा। लेकिन वहीं पर जॉइंट फैमिली को लेकर के आप शहर में रहते हैं या किसी मेट्रो सिटी या फिर महंगे सिटीज़ में रहते हैं, तो यही जॉइंट फैमिली से आपको एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा कि नेगेटिव इफ़ेक्ट आने की वजह से ये फंक्शन डिसफंक्शन की तरफ चला जाएगा। यानी सोसाइटी के किसी भी इंस्टीट्यूशन का काम अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है और उससे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है या ख़राब हो रहा है, तो इसे हम डिसफंक्शन कहेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम टैलकट पार्सन को। टैलकट पार्सन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोशलॉजिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को सबसे पहले सोशलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था, इसीलिए इन्हें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का फादर भी कहा जाता है। टैलकट पार्सन की सबसे इम्पॉर्टेंट थियोरी है सोशल एक्शन थियोरी। इस थियोरी में इन्होंने एजिल मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पर हम सोशल एक्शन थियोरी को शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसा कि थियोरी में पहले से ही मेंशन है, सोशल एक्शन थियोरी, यानी ये एक्शंस पर बेस्ड है। पार्सन ये कहते हैं कि एक्शंस ही हमारी सोसाइटी को फंक्शनिंग बनाते हैं, और ये एक्शन चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का हो या किसी भी इंस्टीट्यूशन का, ये रैंडमली और एक्सीडेंटली नहीं होता है, ये एक्शंस पर्पसफुली और एक्सपेक्टेड होते हैं। पार्सन ने अपनी थियोरी में एजिल मॉडल को दिया है। इस एजिल मॉडल में 4 कंपोनेंट हैं, या फिर यूँ कहें ये 4 व्हील्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी को फंक्शनिंग बनाते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट है अडेप्टेशन, दूसरा कंपोनेंट है गोल अटेनमेंट,
तीसरा कंपोनेंट है इंटीग्रेशन एंड लास्ट चौथा कंपोनेंट है लेटेंसी। तो हम एक एक करके सभी कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाना। किसी भी पर्सन को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपनी सोसाइटल नीड के अकॉर्डिंग ढल जाना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी अच्छे से स्मूथली रन कर पाती है। और अगर आप अपनी सोसाइटल नीड के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाते हो, मैनेज नहीं कर पाते हो, तो ये सोसाइटी के ग्रो अप में बैरियर का काम करती है। और इसके लिए हमें टाइम टू टाइम अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करते रहना चाहिए। इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है गोल अटेनमेंट। जब भी किसी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं तो हम चेंज को अडेप्ट करते हैं, और इस चेंज को अडेप्ट करने के बाद हम अपने गोल्स सेट करते हैं कि आज हम इस लेवल से इस लेवल पर आए हैं, इन फ्यूचर हमें इस लेवल से उस लेवल तक जाना होगा। यानी जब हम गोल सेट करते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए फंक्शन करते हैं, जिससे कि हमारी सोसाइटी फंक्शनिंग मोड में आती है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है इंटीग्रेशन यानी यूनिटी। किसी भी सोसाइटी के इंटरनल पार्ट्स में इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये इंटीग्रेशन किसी भी लेवल पर हो सकता है। जेंडर बेसिस पर हो सकता है, रिलीजन बेसिस पर भी हो सकता है, कल्चरल बेसिस पर भी हो सकता है। यानी किसी भी सोसाइटी को अपने गोल अचीवमेंट के लिए उसके इंटरनल पार्ट्स में यूनिटी या इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है लेटेंसी। किसी भी सोसाइटी में इंटीग्रेशन बनाए रखने के लिए कुछ लेटेंट कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। ये लेटेंट कंपोनेंट सोसाइटी के नॉर्म्स हो सकते हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ये था एजिल मॉडल जो कि टैलकट पार्सन ने दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि इन कंपोनेंट्स के थ्रू कोई भी सोसाइटी फंक्शनिंग मोड में रहती है, और इनमें से कोई एक कंपोनेंट अगर अपसेंट होता है तो वो सोसाइटी स्मूथली रन नहीं कर पाती है, वो फंक्शन मोड से डिसफंक्शन मोड में चली जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब गैब्रियल आर्मंड को। He introduced structural functionalism in political science. His view that system is more important than the process. गैब्रियल आर्मंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोड्यूस किया था। इनका ये मानना था कि किसी भी सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिस्टम, यानी पॉलिटिकल सिस्टम। यानी किसी भी सोसाइटी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसके पॉलिटिकल सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और इसके तीन कंपोनेंट हैं, इनपुट, पॉलिटिकल सिस्टम और आउटपुट। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया है जिससे कि आपको ये सारे एलिमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर इनपुट का मतलब है पब्लिक डिमांड्स और सपोर्ट। पॉलिटिकल सिस्टम में मेन बॉडी आती है जहाँ पर सारे पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट यूनाइट होकर के पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, और गवर्नमेंट का जो भी डिसीज़न या जो भी पॉलिसी वो लॉन्च करते हैं वो हमारा आउटपुट में आता है। यहाँ पर मैंने इनपुट और आउटपुट को थोड़ा सा डिटेल में दिया है, तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें इनपुट में 4 पॉइंट्स हैं जो कि इनपुट को कंप्लीट बनाते हैं। इसमें से पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, दूसरा है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, तीसरा है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, और चौथा है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि इनपुट में पब्लिक डिमांड और सपोर्ट ये दोनों आते हैं। तो ये डिमांड और सपोर्ट हम कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में ये कहा गया है। पहला है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी कि जब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ सोशलाइज्ड नहीं होंगे, उनके साथ हमारा मिलना जुलना नहीं होगा, तो हम उन तक अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। इसके बाद है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, यानी कि पब्लिक की क्या डिमांड है, क्या इंटरेस्ट है, इसके बारे में हमें गवर्नमेंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। इसके बाद है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, यानी सोसाइटी में दो अलग अलग डिमांड्स या दो अलग अलग इंटरेस्ट को एग्रीगेट करना। जैसे जब बजट लॉन्च होता है तो जो कस्टमर्स होते हैं, यानी कि जो सामान को परचेस करते हैं, उनकी अलग इंटरेस्ट और अलग डिमांड होती है, और जो सामान को सेल करते हैं उनका इंटरेस्ट और उनकी डिमांड अलग होती है। क्योंकि जो बिज़नेसमैन होते हैं, जो सेल करते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि सामान का प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, और जो कस्टमर्स होते हैं, जो आम पब्लिक होती है, उनका इंटरेस्ट होता है कि सामान का प्राइस कम होना चाहिए। इसके बाद है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि जब गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग का काम करती है तो उसे पब्लिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है, जिससे कि उसे अच्छे से क्लियर हो पाए कि पब्लिक की क्या इंटरेस्ट है और पब्लिक की क्या डिमांड है। और आउटपुट में रूल मेकिंग, यानी लेजिस्लेचर बॉडी, जो कि पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। इसके बाद है रूल एप्लीकेशन, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो कि रूल या पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसके बाद है रूल एडजुडिकेशन, यानी जुडिशरी बॉडी, जो पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे या पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे, उनको वो पनिश करेगी।
तो फाइनली हमने आज की क्लास में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच को कवर कर लिया है और इस अप्रोच में मोस्ट ऑफ हमने सारे सोशलॉजिस्ट को पढ़ लिया है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।